बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाले जाने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए। 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे असम्बली का इजलास शुरू हुआ। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने जा रहा है। मुसलसल 13 घंटों की आंख मचोली होती रही। आज यही डिस्कस करना है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई। ये बहुत बड़ी बात, आखिरी चंद घंटों में तो बाजी पलटी है। यही कुछ तो आज हमने बताना है। बाकी तो हम बहुत कुछ बताते रहे हैं। और तब कोई भी तबसरा करने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, और वो शेर ये है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। बस इतनी सी बात है, ये सम अप हो गया है सारा कुछ। और ख़ान साहब चाहते तो बड़ा ग्रेसफुली भी जा सकते थे, लेकिन वो जैसे मीम्स बनी हुई हैं ना भाई, 3 ऑप्शंस अपोजिशन ने दिए थे और ये जलील होने वाला ऑप्शन ख़ान साहब का अपना था। ठीक है ना, यकीन जानिए ये उनका अपना ऑप्शन था। उनको बड़े ऑप्शन मिले, उनको सब कुछ, और ये बाजी सारी चंद घंटों में पलटी। उसकी दास्तान तो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन पहले ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ZN न्यूज़ ने ये जब से तहरीक अदम एतमाद का शोर उठा उससे भी पहले जितनी खबरें दी, एक एक करके वो ठीक साबित हुई, सच साबित हुई। मैं अपने जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी एक्यूरेट न्यूज़ हमें दी, इतनी एक्यूरेट न्यूज़ कि कोई एक ख़बर भी गलत साबित नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें हो सकता है टाइम के थोड़ा आगे पीछे हो जाता हो, लेकिन कोई टाइम का तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इतने बजे फैसला सुनाएंगे, तो उसमें भी पता नहीं 1-2 घंटे आगे हो गया। तो असम्बली का इजलास तो उसमें भी आगे, तो उसमें वो नहीं होता, टाइम का तो हो जाता है। अब आपने पूछा बड़ा इम्पॉर्टेंट कि जी ये चंद घंटों में क्या हो गया। जब ये सुबह इजलास शुरू हुआ, और इजलास को शुरू करना 10:30 बजे मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था, तो बिल्कुल टाइम पे शुरू हो गया। और उसके बाद जनाब बहुत सारी चीज़ें आईं। उसके बाद एक लम्हा आया जनाब, इन्होंने लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर दी, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने और बाकियों ने, प्लान इनका यही था भाई लंबी लंबी तकरीरें करनी और आज कुछ भी नहीं करना, आज अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं करनी। अच्छा, फिर ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी ने भी पता नहीं क्या ऊट पटांग मारी, ये वो सारा कुछ। उसके बाद एक लम्हा आया कि जब अपोजिशन और इनमें कोई मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और अपोजिशन वालों ने भी कहा कि जी 8:30 बजे इस पर रात शाम को जो है ना वोटिंग होगी, और सारा कुछ ये सिलसिला, ये फिर मुकर गए। और फिर नियाज़ी साहब से जब उन्होंने रब्ता किया तो फिर उन्होंने उनको, हालांकि वो कहते हैं कि इन्होंने जब हमसे मुज़ाकरात किए तब भी नियाज़ी साहब से पूछा था, लेकिन नियाज़ साहब फिर मुकर गए। ठीक है, यू टर्न ले लिया उन्होंने, जैसे वो हर लम्हे यू टर्न लेते हैं। अच्छा, फिर वो मुकर गए। तो फिर इस पे मैंने वीडियो भी की थी, मैंने बताया था कि ये बिल्कुल इसी तरीके से। शुक्र है अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह दिया कि सॉरी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी ये स्पीकर साहब हैं और ये अपना असद उमर साहब बैठे हैं, और ये बताएं इन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि मगरिब के बाद 8 बजे उस पर वोटिंग होगी। अब ये अगर मुकर गए हैं तो और बात है। तो ये बहुत एक इस तरह का सूरत हाल बनी। फिर 8 भी गुजर गए, 8:30 भी। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर आई जिसका अब जो है ना, आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुख्तलिफ़ मीडिया अपना हाउसेस पे, मुख्तलिफ़ टीवी हाउसेस पे, टीवी स्क्रीनों पर, जियो पर भी, और उसकी तरदीद तो देखी, लेकिन वो ख़बर जितनी ख़तरनाक थी ना, वो इतनी ख़तरनाक ख़बर थी, और वो ख़बर थी कि मैं ख़ुद देख के आया। अब मैं वीडियो में बताया कि 111 ब्रिगेड की गाड़ियां जनाब आ गई, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म की मूवमेंट है। और जब वो शाहराए दस्तूर पर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ और इस तरीके से, मतलब वो सारा कुछ, तो पता चला कि जी ये प्लान बन रहा है जनरल बाजवा साहब को रिमूव करने का।
अच्छा, बाद में इसकी तरदीद आ गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी तरदीद की, इमरान ख़ान साहब ने, और फिर बाद में जो है ना उन्होंने, उनके बाकी लोगों ने भी, ज़राए ने। लेकिन मामला इतना सीरियस था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक में एक दरख्वास्त दायर हो गई और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई कि ये बाजवा साहब को हटाने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे वो अदालतें खुली, उसका मेरा ख़्याल है आपके पास अलग से क्वेश्चन है। ये इतना ख़तरनाक था मुझे, मैं आपको उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, आखिरी जुमला कहने दें। बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज में मुझे अपने एक सोर्स ने बताया कि नकवी साहब आज ही जाना पड़ेगा, मेरे पास महफूज हैं वो मैसेजेस भी महफूज हैं, आज ही जाना पड़ेगा आपको बता दूं। मैंने कहा अच्छा इतने आप डेड श्योर हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल डेड श्योर है, ठीक है ना, आज ही जाना पड़ेगा। जो हरकतें इन्होंने की हैं ना उसके नतीजे में जाना आज ही पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट आर्डर थे ना कि आज आपको वोटिंग कराने पड़ेगी, और ये वोटिंग से इधर उधर का हो रहे थे। तो ये बताते हैं जनाब आप हमारे साथ रहें, आज आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि आखिरी लम्हात में हुआ क्या आखिर। अच्छा, खान साहब तो आखिरी बॉल का कहते रहे, फिर आखिर में बॉल खुद ही जेब में डाल के, हाँ मेरा ख्याल है वो जेब में डाल के निकल गया। हालांकि बहुत सारे MNAs और ख़वातीन MNAs भी वो बाल लेके आएंगी जी, आखिरी बाल हमने कराना है, आखिरी लिखा हुआ था, ठीक है ना, आखिरी बाल, तो वो भाई बाल आपको करानी है, लेकिन वो जेब में। असल में पता क्या है, खान साहब के पास मौका था कि खान साहब असम्बली तोड़ देते 7 तारीख को। बाद में तो वो बार बार कहते रहे ना कि जी आप असम्बली मुझे तोड़ने दें, ठीक है ना, आप अदम एतमाद वापस लें और मुझे असम्बली तोड़ने दें। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब खान साहब जो है ना के पास मौका था, खान साहब ने कोई भी वक्त, जैसे वो मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, ठीक है ना, खान साहब ने इस वक्त हमेशा देर की। जब असम्बली तोड़ने का वक्त था वो भी देर की, जब इस्तीफ़ा देने का वक्त था वो भी देर की। खान साहब यही समझते रहे कि कोई मेरी मदद को पहुंच जाएगा, और ख़ान साहब को डबो दिया उन लोगों ने कि जो लोग उसको कह रहे थे खान साहब को, जी खान साहब जी आगे बढ़ें, खान साहब जनाब हिम्मत करें, ठीक है ना, ये हिम्मत कराते 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 खान साहब को उन्होंने डबो दिया। और अब खान साहब जब अडियाला भी जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनमें से साथ न जाएं। लेकिन बात यह है कि खान साहब को सोचना चाहिए था कि भाई मैं इस तरह की जो किसी के कहने पर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो सामने नहीं आएंगे। अब मैं आपको ज़रा खुल के बताऊँ, मैं आपको ये खुल के इस वजह से बता रहा हूँ, और ये ज़रा सेंसिटिव बात भी है। जब मुझे पता चला ना, मैंने कहा कि यार ये खान साहब के साथ कौन है, आखिर इतने बहादुर तो ये नहीं है। वो उनको पता है, जो लोग उनको जानते हैं, जो उनके बिल्कुल पर्सनल दोस्त हैं, वो कहते हैं वो खान साहब बेसिकली बहुत डरपोक हैं, बहुत बुज़दिल आदमी हैं, क्योंकि वो बर्गर टाइप फैमिली के बंदे हैं ना। वो उस तरीके से उनका सारा वहाँ पर रहे, यूरोप में भी, और ये वो सब, वो इस तरह को सियासतदान तो नहीं है वो जेलों में काटें या इस तरीके से रहें। वो तो ठीक है, अगर जद्दोजहद की भी है तो कौन सी उन्होंने स्ट्रगल की है, कोई जेलें भुगती हैं उन्होंने, कोई मारें खाई हैं, कोई लाठियाँ खाई हैं, वो वाली तो नहीं, कोई काउंसलर के इलेक्शन लड़े हैं, कोई इस तरह की तो बात नहीं थी। वो बस वैसे ही वो कहते रहते हैं जद्दोजहद बड़ी मेरी। अच्छा, तो खान साहब का मतलब वो कहने का मकसद ये है कि किस तरीके से उनको मिसगाइड किया गया, किस तरीके से उनको। अच्छा, मैंने पूछा, मैं जो बात कर रहा था बहुत ही सेंसिटिव बात है, लेकिन मैं पूरी एहतियात के साथ करूँगा कि जी हमें पता चला कि खान साहब के साथ कोई लोग तो हैं, मतलब वो साहब भी हैं जो इधर से उधर गए थे पेशावर, ठीक है ना, वो मुरीद साहब भी थे, और कुछ सीनियर लोग थे, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं आज। अच्छा, कुछ सीनियर लोग थे, बहुत सीनियर। अच्छा, कुछ लोग और भी थे, तो कुछ एक तो मैंने पता किया, मैंने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से पता किया। मेरी आदत है, मैं क्वेश्चंस करता हूँ, बड़े ब्लंट क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि ये जनरल बाजवा साहब की पूरी ग्रिप है? उन्होंने कहा जी पूरी ग्रिप है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा खदशा तो नहीं है कि उनका कोई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई वो नहीं है, कोर कमांडर्स जितने हैं, DGISI है जो यहाँ पे पिंडी का कोर कमांडर है, जिनके अंडर 111 ब्रिगेड आ जाती है, जिनके सारे मुकम्मल चीफ साहब के कंट्रोल में हैं,
फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोई मिसहैप नहीं होता, ना किसी को हटाता है, ना कोई डी नोटिफाई करता है। हालांकि खान साहब जलसों में कहते रहे, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो और खालिद बिन वलीद का, हज़रत खालिद बिन वलीद का वो रेफरेंस देते रहे कि जनाब ये उनको हटाया, और ये साथ ये भी कहा कि ज़रूरी तो नहीं है सीनियर को बनाएं, किसी जूनियर को भी बना सकते हैं, ये बड़े इशारे देते रहे, ठीक है ना। लेकिन खान साहब में हिम्मत नहीं थी कि मैंने ऐसा किया, तो फिर उसके बाद आपको पता है वो डंडा शंडे का वो खौफ तो होता है ना। तो ये बड़ी एक वो थी जो एंड तक जो है ना, आखिर लम्हे तक ये सारी सिचुएशन, और ख़ास तौर पे आखिर जब ये कहा गया ना कि 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया है, हर बंदे की ज़बान पे यही था कि एक ही काम खान साहब करने लगे हैं और डी नोटिफाई करने लगे हैं बाजवा साहब को, और उनको टर्मिनेट करने लगे हैं, किसी और साहब को बनाने लगे हैं कि जिनसे ना वो बिलावल साहब ने भी कहा कि असल में हाँ कि ये पहले भी फैज़याब हुए और अब भी ये फैज़याब होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये वसूल। अच्छा, खबरें ये भी आई कि इमरान खान NRO मांग रहा है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्योंकि जलसों में तो हम उन्हें सुनते रहे कि मैं NRO नहीं दूंगा इस ऑपोजिशन को, हाँ, आज NRO मांगते रहे। अल्लाह की शान है। अब आप देख लें, इसमें बहुत सदाकत है कि जनाब, इसमें ऐसी सदाकत है, ये सारी सच्चाई है, सच्ची बात है। NRO मांगा गया, और आज से नहीं, ये पिछले कोई 4-5 रोज़ से, पिछले 1 हफ्ते से खान साहब को पता चल गया था। ऐसे नहीं जमील गुजर नस गया, ऐसे नहीं फरा भाग गई, ठीक है ना। अरबों रुपए पाकिस्तान की कौम के चूना लगा के एयरपोर्ट्स पर बहुत भी जा रहे हैं। शहबाज गाली साहब, ठीक है ना, वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए, 2 दफ़ा पकड़े गए, 6 ब्रीफ केसों के साथ जा रहे थे, पता नहीं उनमें क्या था, ठीक है ना। तो वो पकड़े गए, इस तरह से कुछ और लोग भी पकड़े गए। अब मसला ये कि खान साहब ने NRO मांगा, और ख़ान साहब ने क्या किया, खान साहब ने कहा कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब, उनको पता तो था शहबाज शरीफ साहब, अच्छा इन्होंने बड़ी कोशिश की, कई लोग गए बड़े घर जनरल बाजवा साहब के पास सिफारिश लेके, उसकी हम वीडियो कर चुके हैं, वो मैं वीडियो मौजूद है, बार बार ना कहलवाएं मुझसे कि कौन कौन गया वहाँ पर, ठीक है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ गई सिफारिश लेके, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा, फिर चाय खाना खिला के, चाय पिला के वापस कर दिया, इफ्तारी शिफ्तारी करा के। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ बहुत मतलब ये बहुत मिन्नतें तरले किए गए, एक धमकी के बाद, फिर उसके बाद मिन्नत समाजत भी किए गए, बिल्कुल एज अ लास्ट रिज़ॉर्ट। ये कल की बात है, शाम को अली जैदी साहब और परवेज़ खटक साहब, ये भी खबरें आईं कि वो गए वहाँ पर, और हमारे ज़राए ने भी हमें बताया, और बाजवा साहब को मिन्नत समाजत भी की, और साथ ये भी कि जनाब आप चलो किसी और को बना दें, शहबाज शरीफ को ना बनाएं। बड़ा मतलब खान साहब को अपने उतरने से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का दुख है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ी बात तो ये है, असल में मसला ये है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, इन्होंने साथ ये किया, और साथ के जनाब इसको ना बनाएं, या फिर वो इलेक्शन भी जल्दी हो जाएं, और हमारे जो है ना हम मुकदमात भी ना हों, वो याब वाली बात के NRO मांग रहे। खान साहब ने इनको कहा कि जी शहबाज शरीफ मुझे लिख के गारंटी दे, 8-10 बंदों की गवाही के साथ लिख के गारंटी दे कि मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, मेरी फैमिली को तंग नहीं किया जाएगा, नैब केसेस नहीं बनेंगे, जब मैं बाहर जाना चाहूँगा तो तब भी मुझे जाने देंगे, और मेरे अपने सोर्सेज के मुताबिक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इनको बाहर जाने दिया जाए, ठीक है ना। और मुझे जहाँ तक हमें पता चला, शहबाज शरीफ साहब से भी पहले जरदारी साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई कंडीशन इस वक्त कुछ भी नहीं, सब कुछ रिजेक्टेड, जाओ उनको कह दो कोई हम गारंटी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली सूरत हाल थी। तो ये वो NRO कहते कहते खुद ही NRO जो है ना मांग लिया उन्होंने। अच्छा, आखिर पर हमने बड़ी ड्रामाई कैफियत देखी, ये कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफ़ा दे दिया और कुर्सी सदारत अयाज सादिक को दे दी। ये वही है, असल में अयाज सादिक साहब पे ना असद कैसर साहब पे, उन पे बड़ा प्रेशर था। उनकी ये भी खबरें आई कि एक दफ़ा उन्होंने पहले भी इस तरह से किया कि जी वोटिंग करानी चाहिए, और फिर ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब वो सुबह से कह रहे थे, जरदारी साहब ने भी उनको कहा वोटिंग और बस वोटिंग करवाएं जनाब, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक जो भी होगा तो तौहीन अदालत से भी बचना चाह रहे थे। अब वो खान साहब उधर उनको बुला लेते, और फिर वो उधर से तंग थे,
वो इधर से तंग थे और प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा था, बार बार इजलास एडजर्न हो रहा था, आज के दिन से आगे जा नहीं रहा था, उधर से कोर्ट्स खुल गई थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उस पर तो खैर वो हम आते हैं। तो अल्टीमेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ा कि भाई मैं इनके साथ काफ़ी अरसा रहा हूँ, अब मैं वो कार्रवाई नहीं कर सकता। या सादिक साहब को उन्होंने बिठा लिया, लेकिन क्या अब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच पाएंगे? अगर कोई उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दे तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। वो भी और कासिम सूरी बेशरम भी, जिन्होंने सारी ये हरकत की थी और पूरा मुसीबत में डाला था पूरे पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो क्या वो बच पाएंगे आखिरी लम्हे? क्योंकि अदालत उनसे पूछ सकती है ना, 10:30 से लेकर आपने 11:30 तक, पौने 12 तक, पौने 12 तक कुछ नहीं किया अदालत के हुक्म पे, और एंड पे इस्तीफ़ा दे के चले गए, ठीक है ना। तो आपने क्यों नहीं किया? आखिर आपको भी तो जवाबदेह होना पड़ेगा ना। तो इस पे देखते हैं कि वो क्या सूरत हाल होती है आगे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ग्रेसफुली एग्जिट भी तो ले सकते थे, फिर आखिर तक वो कुर्सी से क्यों चिमटे रहे? मैंने आपसे कहा ना कि इसी उम्मीद के साथ कि जी कहीं से कोई बस मौजज़ा हो जाए, कहीं से कोई करामत हो जाए, कोई जादू टूना हो जाए, किसी तरीके से मैं वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब वो बात ये है कि कुछ इल्मुल आदाद निकाले गए और कहा गया कि किसी तरीके से अप्रैल तक इसको खींच के ले जाए ना, ठीक है। वो नहीं है जिनको इमरान खान साहब ने शीदा टली कहा था, शेख रशीद साहब, ठीक है ना, चपड़ासी कहा कि इसको तो मैं चपड़ासी न रखूं, और वो उनको शीदा टली भी कहा। वो बार बार मुक्के कैसे मारते थे? अब आए ना सामने ज़रा। आज उनका क्या बयान था सुबह कि मैं देख रहा हूँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो, झाड़ू फिर जाएगा और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, और बहुत बड़ा हादसा। मेरा ख्याल है वो खुद ही कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, ठीक है ना। अल्लाह आप जैसे लोगों को हिदायत दे, नहीं तो हिदायत नहीं तो अब मैं क्या कहूँ कि गर्क करे, ठीक है। आपको इतना भी नहीं पता और आप मिजाज इतना ही नहीं समझ, ये तो भाई बातें खुलेंगी कि कौन सा कैंप था, ये उधर थे ये और ये इधर नहीं थे। मेरा ख्याल है मैं इतना कहूँगा कि आप जनरल बाजवा साहब को जानते नहीं है फिर गेट नंबर 4 की पैदावार, ठीक है ना। कि आप कह रहे थे कि हादसा, ये किस हादसे की बात कर रहे थे? ये बार बार उनको पुट्ठा मशवरा दे रहे थे और वो भी उनको डरा रहे थे कि जी हम तो इस तरह का हादसा कर देंगे, हम तो को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ये ट्विटर पे इस तरह के ट्विटर के मेंढक शेंडक आ गए ना, ये फैसल जावेद जैसे, शहबाज गाली जैसे, ये फिर इस तरह से करके ना शरारत निकल गया कि बस जी अगले 4-5 घंटों में सरप्राइज़ आया। अगले से इनके पास ना कोई सरप्राइज़ था, न कोई होमवर्क था। ये वैसे ही जैसे आए थे ना 2018 में कि हमने तो 200 बंदों की कोई टीम निकाली हुई है और हमारे पास तैयार है और पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। और वो मुराद सईद खड़े होकर कहा कि $200 आएंगे, $100 IMF के मुंह पे मारा जाएगा और $100 से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जब ये आए और ये पोल खुला और राज खुले तो फिर तो 6 महीने के अंदर अंदर वो पोस्टर बॉय असद उमर जिसको बेचा 8, 9, 10 साल, उनको भी 6 महीने के अंदर अंदर हटाना पड़ा। इनके पास ना कोई होमवर्क, ये नालायक तरीन, ये बिल्कुल जैसे कहा सेलेक्टेड, ये बिल्कुल बदनाम ज़माना, इनका कोई नहीं होमवर्क था, ना कोई इनके पास कोई सरप्राइज़ था, ना कोई इनकी जुर्रत हिम्मत, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ खत भी एक ड्रामा ही लग रहा था। ये सारा कुछ ड्रामा है। अब वो उसकी तहकीकात करवाएंगे ना, ठीक है ना, तहकीकात शुरू करवाएंगे। इनके नाम ECL में डाले जाते हैं। एग्जैक्टली वो बताया जा रहा है कि इनके नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर खान साहब का भी, इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, अच्छा असद मजीद का भी सत्यानाश किया इन्होंने, ठीक है ना, उनको फंसा दिया है। वो अच्छा खासा मेरा ख्याल है पता नहीं कहीं कोई 21-22 ग्रेड का बंदा होगा, उस बेचारे का कैरियर भी तबाह बर्बाद कर दिया है। पता नहीं को 20-21 का तो खाम खाई होगा, अगर 22 का नहीं होगा मेरा ख्याल इतना होगा तो। लेकिन वो बात ये है कि वो सीनियर एक सफारतकार है, उसका भी कैरियर तबाह कर दिया। पाकिस्तान को यकीन करें कि आखिरी 1 हफ्ते 10 दिन में खान साहब ने जितना नुकसान पहुंचाया ना, मैं कहता हूं किसी ने 10 सालों में नहीं पहुंचाया होगा। इतनी बदनामी हुई, उधर से इंडिया जनाब वो एक क्लिप चला रहा है इनके, और मोदी जी को मुबारकबादें मिल रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, रोज़ एक तारीफ़ हो रही है इंडिया की, और रोज़ फिर जो है ना ये सारी कोई आप देखें। अच्छा, मेरे नेक्स्ट सवाल पे आप थोड़ी बहुत तो बात कर चुके हैं,
तो मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि हमने ये देखा कि रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया, इलेक्शन कमिशन खुल गया, फिर प्रिजनर वैन्स हमने देखी। हाँ जी, ये इन चारों के अपने अपने रिपरकशंस हैं, ठीक है ना। 111 ब्रिगेड पहुंच गई, तो फिर कुछ खतरनाक होने वाला था, जैसे आपने पहले भी जी बिल्कुल खतरनाक होने वाला था। और दूसरी बात ये है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है ना, बेसिकली वो हाई कोर्ट से होती है। अब वो वहाँ हाई कोर्ट से, और उधर से सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया कि आप भी ज़रा आए ना, आपने हमारा आर्डर क्यों नहीं माना, अदालत का आर्डर क्यों नहीं माना। इलेक्शन कमीशन इस वजह से खुला कि वो जो स्पीकर, अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती तो फौरी तौर पे उसको डी नोटिफाई करके, इस तरह से वैन इस वजह से पहुंची प्रिजनर्स की कि अगर ये कार्रवाई तौहीन अदालत की होती तो फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ये स्पीकर असद कैसर या वो डिप्टी स्पीकर साबिक यानी कि कासिम सूरी की तक न रुकती। फिर वो फवाद चौधरी साहब भी, जिन्होंने पढ़ के सुनाया और जो बाकी नारे लगा रहे थे, और जो बाकी आज असद उमर जो उकसा रहा था, और वो फरमा रहे थे खैर से जनरल उमर के बेटे, कि वो फरमा रहे थे कि जी ये कोई अदालत तय करेगी कि इतने मिनट पे, इतने घंटे और इतने मिनट पे इजलास शुरू होना है, और ये तो हमारी तौहीन है, और ये है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तरह। आपने पार्लियामेंट को तवज्जो किधर दी है, आपने पार्लियामेंट को वैल्यू किधर दी है, आपने तो एक जमूद का शिकार करके रख दिया था। आपने तो हद्दुल वसा कोशिश की कि हमको ऐसी शरारत करें कि जनरल बाजवा साहब मार्शल लॉ लगाएं। भाई इन्होंने पूरी कोशिश की, 100% कोशिश की। खान साहब ने आखिरी लम्हे तक, जब वो कहते थे ना मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और फिर हमेशा ही विकटें उखाड़ के फेंक के लेके चले जाते थे, भाग जाते थे। तो बात यह है कि खान साहब की पूरी कोशिश थी कि कोई इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव हो, ताकि वो कहते हैं ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे, ये वही वाली बात थी। अच्छा, आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली में कहा कि इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हाँ, तो ये इससे जाहिर है वो कह रहे हैं कि इंतकाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि बेकसूर को नहीं पकड़ेंगे, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। साथ स्पीच में ये भी कहा कि इन्होंने तो इस हद तक जुल्म किया है कि हमारी बहनों बेटियों को भी नहीं बख्शा, ठीक है ना। तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। तो भाई बात ये बहुत सारी है, इस पे हम वीडियोस करते रहेंगे। ये अब अरबों की, ये क्यों मसला था, कुर्सी से खान साहब क्यों चिमट के बैठे हुए थे और बाकी लोग इनको क्यों वो कर रहे थे। ये पूरा एक माफिया का ग्रुप है जो खान साहब को यूं इस्तेमाल करके, और खान साहब उनकी, चाहे वो जमील गुजर और फरा से लेकर वो पीरनी साहबा हों या पीरनी साहबा के पिछले हों, या मिसाल के तौर पे यहाँ पर लोग हों ब्यूरोक्रेट हों, या कुछ सियासी और गैर सियासी हों, वो सब के सब जो है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, सब फड़े जाएंगे कि फड़े जाएंगे, ठीक, हाँ ठीक है ना, आपको अच्छी आती है पंजाबी। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा ना इमरान खान के 3 साल 7 माह 22 दिन के दौरे हुकूमत का अगर आप खुलासा करें तो किन अल्फाज? मेरे ख्याल है मैं खुलासा करूं, अगर उसका महंगाई का दौर था, बेरोज़गारी का दौर था, बिल्कुल तबाही का दौर था, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। और ये एक इंतकाम का दौर था, हर किसी को इसको अंदर डाल दो, उसको अंदर डाल दो, उसको कर दो। जो उनके नज़रियाती दोस्त थे उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया। आज आपने देखा था असम्बली में, मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने ट्वीट भी किया उनके लिए, अली मोहम्मद ख़ान साहब, वो असम्बली में, बाकी सारे चले गए, अली मोहम्मद ख़ान साहब बैठे रहे तहरीक इंसाफ के, मैंने मिनिस्टर भी थे, एक्स मिनिस्टर, ठीक है ना, अब तो वो एक्स मिनिस्टर हो गए। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने उठ के तकरीर की। अयाज सादिक साहब को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको भी खिराज तहसीन के, उन्होंने भी उनको टाइम दिया। ये नहीं है कि आपकी तरह माइक बंद कर दें, ये नहीं है कि आप, उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज में तकरीर की, और उधर से कुछ न कुछ इस तरह से नारे शारे लगे, लेकिन फिर भी उनकी तकरीर आखिर तक कंप्लीट, उन्होंने अपनी तकरीर को कंप्लीट किया और मुकम्मल और लंबी तकरीर की। उन्होंने बहुत ही ऊंची आवाज़ में तकरीर की, घन गरज वाली आवाज़ में की। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यही जमहूरियत है, इसी चीज़ का नाम जमहूरियत है। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बहादुरी दिखाई। अली मोहम्मद ख़ान साहब में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने लीडर से भी ज़्यादा दिखाई कि कम अज़ कम खुद लीडर कहता है कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और आखिरी बाल तक तो अब तब लड़ेंगे कि जब मैदान में आएंगे ना,
मैदान में घुसे नहीं आप, मैदान से ऊपर एक दिन इजलास में नहीं। जी बिल्कुल, एक दिन भी इजलास में नहीं आए और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। भाई आखिरी बाल तक ऐसे लड़ते हैं। ये आपका नज़रियाती खिलाड़ी था जिसको आपने इग्नोर किए रखा। अब मैं किस किस का नाम लूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने मुतअद्दिद लोग हमसे रब्ता करते हैं, इधर से भी बाकी जगहों से भी, कि खान साहब ने जो उनके नज़रियाती दोस्त थे उनको उन्होंने इग्नोर किया। उनको सिर्फ इग्नोर नहीं किया, जिन्होंने जहाज़ भर भर के जहांगीर तरीन ने लाए, अलीम खान ने कितनी मदद की, जिन्होंने सिर्फ इग्नोर नहीं किया, इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ शुरू कर दी। ठीक है, एक वो हैं वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर साहब, उनको मिनिस्टरशिप से हटा के अली अमीन के भाई को वो दे दीजिए वो मिनिस्ट्री। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इस तरीके से जो भी थोड़ा बहुत कुछ सर उठाता, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती। इसी तरीके से ये वो लोग थे खान साहब जिन्होंने आपका साथ दिया, एक बंदा भी इधर उधर नहीं हुआ। आपने क्या किया, आपने कहा था मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, वो तो हराम होते हैं, आपने लिए, फिर क्या हशर हुआ आपका। आपके इर्द गिर्द आपके लोग जो आपके बड़े प्यारे, वो कौन आए, वो शहबाज गाली, क्योंकि वो गाली और गिलाजत बहुत उनके, वो तो जब भी बोलता तो गिलाजत ही निकालता ना मुँह से। आपको ऐसे लोग पसंद थे। आपको पसंद थे शहजाद अकबर, जिन्होंने आपको 3-3.5 साल धोखा दिए रखा। उन्होंने डिसीव किया, कागज़ लहराते रहे कि आज मैं शहबाज शरीफ को पकड़ रहा हूँ, कल मैं नवाज़ शरीफ को वापस ला रहा हूँ, बस मरीम नवाज़ अंदर है अगली दफ़ा, और फिर उसके बाद फ़लाँ इनका अंदर जाएगा। सारे बेल पे रिहा हो गए, बाइज़्ज़त रिहा हो गए, और शहजाद अकबर यूँ कागज़ लहरा लहरा के आपको बेवकूफ़ बनाता रहा। उधर से बाबर अमान, जो वो भी पैराशूटर था आपकी पार्टी में, कभी कोई अपना वो शेख साहब कौन थे, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब, कभी कोई सानिया निश्तर निकल आई, कभी कोई उस्मान बुज़दार निकल आए, वो खुद वज़ीर ख़ारजा भी ठीक हो गया ना, वो भी आए तो कुछ दूसरी पार्टी से थे, जो आपके साथ जद्दोजहद में खड़े रहे। ठीक है ना, उनको आपने कोई वैल्यू नहीं दी। वज़ीर दाखिला भी आपने दूसरी जमात का लगा दिया, एक पार्टी वाले का, इसका शेख रशीद का, जिनको आप कहते थे मैं इसको चपड़ासी न रखूँ शीदे टली को, उसको आपने वज़ीर दाखिला लगा दिया। तो इर्द गिर्द आपके वो लोग जमा हो गए और फिर उनको आपने इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया, कभी आज़म खान के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। तो जब आप पर मुश्किल वक्त बना तो आपको सारे छोड़ के चले गए। तो ये आपके लिए सबक है और आपके लिए ये आइंदा भी ये सबक है। और ख़ास तौर पे जो कुछ आपने एक ज़िद्दी बच्चे की तरह किया कि जैसे उससे खिलौना ले लिया जाए ना, और वो बार बार लेटता है ज़मीन पर जब तक मुझे खिलौना दोबारा चाहिए, ठीक है, जब तक उसे कोई दफ़ा शफ़ा न लगे वालिदैन का। तो उसी तरह से आपने जो है ना हरकत की, जिससे आपने पाकिस्तान को तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन अपनी सियासत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। आपका कैरियर पे अब फ़िलहाल तो मुझे पता है कि एक रेड लाइन लग चुकी है। ये आप देख लेना मेरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम न्यूज़ जो है ना और स्टोरी सच्ची साबित हुई हैं, और ये भी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये मजाक है ऐसे कि आप जलसे बड़े बड़े आप हुकूमत में करते थे। आप इमरान खान साहब वो बंदे हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जो ना अपोजिशन अपने बलबूते पे कर सकते हैं और ना हुकूमत अपने बलबूते पे कर सकते हैं। अब आप जलसे करेंगे तो लग पता जाएगा कितने 20 का 100 है। अब बताऊंगा कि किस तरह से आप जलसे करते हैं, बड़े अब पता चल जाएगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।